नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम HSSC CET के एग्ज़ाम के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन का महामंत्र डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारी सेकंड क्लास होगी, जिसके अंदर 25 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इन 25 प्लस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि इसके अंदर आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे, नेशनल जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ में साइंस। यानी कि 25 क्वेश्चन में से 5 आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन होंगे, 5 नेशनल के, 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश के और 5 साइंस के, जिससे आपको एक दिन के अंदर ये लगे कि हमने सब सब्जेक्ट एक साथ में पढ़े हैं और आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। इससे पहले हमारी क्लास 1 कंप्लीट हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके देख सकते हैं। इसके साथ में अगर आप इन सभी नोट्स की, जैसे कि आपका एग्जाम 4 जून के अंदर एग्जाम बता रहे हैं, तो जून तक ये क्लासेज आपकी लगातार चलेंगी। अगर आप इनसे रिलेटेड वीकली नोट्स चाहते हैं, जैसे 6 दिन क्लास होगी तो उसके वीकली नोट्स चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। केवल 79 रुपीज के अंदर आपको हर वीक PDF मिल जाएगी। जो भी क्लासेज के अंदर क्वेश्चन डिस्कस होंगे, सभी क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, आपको PDF मिल जाएगी केवल 79 रुपीज में भाई। ठीक है भाई, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करें भाई। शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेशनल जीके के भाई। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हरियाणा जीके में भाई। हरियाणा जीके का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, आप एक तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते तो आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं, नोट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं, केवल नोट्स पेड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 10वें नगर निगम के रूप में सोनीपत का गठन कब किया गया था। देखिए भाई, नगर निगम से क्वेश्चन आया है, तो नगर निगम से अगर क्वेश्चन आया है तो नगर निगम से रिलेटेड हम सब चीजें पढ़ेंगे भाई। हरियाणा नगर निगम, देखिए भाई नगर निगम कितने हैं भाई, तो सभी बोलेंगे कि सर 11 हैं, क्योंकि अभी मानेसर को बनाया गया है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 10वां नगर निगम कौन सा है भाई, तो 10वां जो नगर निगम है वो कौन सा है भाई, सोनीपत है। तो उसकी डेट पूछी है भाई, 10वां नगर निगम कौन सा है, सोनीपत है, लेकिन उसकी डेट क्या है भाई, कब उसकी भाई वो स्थापना हुई थी, तो 1 जून भाई। क्या हो जाएगा, 1 जून 2015 को भाई सोनीपत 10वां नगर निगम बना था भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में नगर निगम टोटल कितने हैं भाई, 11 हैं। सबसे पहला नगर निगम कौन सा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला नगर निगम कौन सा है भाई, तो कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, सबसे पुराना और सबसे पहला नगर निगम 1994 भाई। ठीक है भाई, इसके बाद में दूसरा नगर निगम अगर पूछा जाए पेपर के अंदर, दूसरा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो हुई थी स्थापना 2008 के अंदर हुई थी। इसके बाद जो बचे हुए नगर निगम हैं उनकी स्थापना 2010 में हुई थी भाई, 2010 में सभी की हुई थी। और इसके बाद में एक जो आपका है अभी मानेसर भाई, मानेसर जो 11वां नगर निगम है, 11वां जो नगर निगम है वो कौन सा है भाई, मानेसर हो जाएगा। और जो कब हुआ है कि 2020 में जिसकी क्या हुई है भाई, बनाया गया है, जिसे बनाया गया है। ठीक है भाई, तो नगर निगम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए नगर निगम टोटल कितने हैं भाई, 11 हैं। 10वां नगर निगम कौन सा है भाई, सोनीपत है। सोनीपत 10वां नगर निगम है, और जिसकी जो स्थापना यानी कि जो बनाया कब गया था वो 1 जून 2015 को। पहला नगर निगम फरीदाबाद, दूसरा नगर निगम गुरुग्राम 2010 में बचे हुए बनाए गए थे, और 11वां मानेसर जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से राज्य में है भाई, हरियाणा के। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसमें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई, या तो साथ साथ में नोट कीजिए, अगर नोट नहीं कर सकते तो भाई अपनी जैसे संडे को अपनी PDF ले लीजिए, और फिर क्या है कि 150 प्लस क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे और वो सब पढ़ दीजिए भाई। ठीक है, साथ साथ में क्लासेज
लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या डेंसिटी यानी कि भाई जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा है भाई, फरीदाबाद है। कौन सा है भाई, फरीदाबाद है। ठीक है, फरीदाबाद का हालांकि ये 2442 है, यानी कि 2442 इसका क्या है भाई, जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में है, तो सिरसा में भाई 303 है भाई। क्या है भाई, 303 इसका जनसंख्या घनत्व है। 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हरियाणा जीके के ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर नेशनल जीके के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये क्लासेज आपकी सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार उठाया जाता है, एक पॉलिटी का क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, एक आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन होता रहे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई इसका मैटर नहीं करता, लेकिन ये क्लासेज अगर आप देख लेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमने जहां से भी पढ़ा है उसके अलावा हमारी पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है भाई। ठीक है भाई, देखिए भाई, इसके बाद क्वेश्चन है कि हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमने पूछा है कि हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। शिवालिक की पहाड़ियों में भाई करोह पीक है भाई। कौन सा है भाई, करोह पीक है, जिसकी भाई 15-14 भाई 15-14 मीटर क्या है भाई, जिसकी ऊंचाई है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, करोह पीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ भाई। हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा, पहली कौन सी है भाई, हरियाणा की हिंदी है, दूसरी कौन सी है भाई, पंजाबी है। लेकिन पंजाबी भाषा कब बनी भाई, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2010 में बनी थी भाई। कब बनी थी भाई, 2010 में। तो पंजाबी भाषा भाई, पंजाबी भाषा दूसरी राजभाषा भाई, हरियाणा की दूसरी भाषा कब बनाई गई भाई, दूसरी राजभाषा कब बनाई गई, तो 29 जनवरी भाई। देखिए डेट याद रखने वाली वो बात नहीं है, बल्कि सन याद रख लें भाई, 2010 में भाई। देख, ठीक है भाई, पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा हरियाणा में कब प्राप्त हुआ, तो 29 जनवरी 2010 को हुआ भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वतमाला स्थित है। हरियाणा में देखिए एक अरावली है जो दक्षिण में है, इसके बाद में एक शिवालिक है जो उत्तर पूर्व में है भाई। ठीक है, तो पूर्व में है अगर देखा जाए तो। ठीक है भाई, कितने प्रतिशत भाग के ऊपर शिवालिक है भाई, तो हम आपको बताएंगे कितना है भाई, 1.67 भाई। तो शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला कितने प्रतिशत भाग के ऊपर स्थित है भाई, तो हम कहेंगे 1.67% भाग के ऊपर क्या है भाई, शिवालिक पर्वतमाला स्थित है। तो ये हमारे हरियाणा के जीके के 5 क्वेश्चन हुए। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, 10वां नगर निगम कौन सा है, सोनीपत है। एक बार रिवीजन करा देते हैं। 10वां नगर निगम सोनीपत है, जिसका गठन कब हुआ था, 1 जून 2015 को हुआ था। नई नगर निगम कौन सी है भाई, मानेसर है, जिसका गठन 2020 में हुआ है। पहली नगर निगम फरीदाबाद है और दूसरी क्या है, गुरुग्राम है, जो कि 2008 में बनाई गई थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा डेंसिटी जनसंख्या का घनत्व कहां पे है, फरीदाबाद में 2442, सिरसा में सबसे कम है। हरियाणा का जो सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, करोह पीक है, 15-14 मीटर जिसकी भाई ऊंचाई है। पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला, 29 जनवरी 2010 को भाई। और शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है, तो 1.67% भाग के ऊपर ये फैली हुई है भाई। ठीक है भाई, तो इसका एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम नेशनल जीके की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंडिया जीके प्लस वर्ल्ड जीके भाई। इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए दोस्तों, इसका फायदा यह है कि सब चीजें आपकी साथ साथ में कवर हो रही हैं, इसलिए क्लासेज को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक दिन में अपना आधा घंटा इसको दें और आप लगातार देखते रहें। धीरे धीरे आपकी जो पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके साथ में बेल आइकन बटन प्रेस करना है। अपने आप सुबह 9 बजे आपको क्लासेज की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान की कौन सी अनुसूची
में भाषाओं का जिक्र हुआ है भाई? संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का जिक्र हुआ है? हमें पता है कि भाई कितनी भाषाएं हैं भाई, 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं भाई। तो उनका जिक्र कौन से शेड्यूल्ड में हुआ है? तो 8वीं अनुसूची में हुआ है। कौन सी अनुसूची में हुआ है? 8वीं अनुसूची, यानी कि 8th शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र हुआ है भाई? भाषाओं का जिक्र हुआ है। किसका जिक्र हुआ है? भाषाओं का जिक्र हुआ है। अब जब भाषाओं की बात आई है तो भाषा भाई कितनी है भाई? तो 22 भाषाएं हैं भाई, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अमेंडमेंट के थ्रू बनाई गई हैं भाई। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो भारतीय संविधान में भाषाओं से रिलेटेड अनुच्छेद कौन से हैं भाई? भाषाओं से रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक, इन सभी अनुच्छेद में किसकी बात हुई है? लैंग्वेज की बात हुई है। किसकी बात हुई है? लैंग्वेज, यानी कि भाषाओं की बात हुई है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए हम वैसे क्वेश्चन 5 कराते हैं, लेकिन उसके साथ में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे नगर निगम के 5 क्वेश्चन करा दिए तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। 5 क्वेश्चन तो बस एक नाम मात्र है। ठीक है। देखिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र हुआ है, जिसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं भाई? 343 से लेकर 351 तक भाषाओं का जिक्र हुआ है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बात बताएंगे कि जो भाषाओं का जो जिक्र हुआ है, जिसमें भाई अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, ये संविधान के कौन से भाग में शामिल है? कौन से भाग में शामिल है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर में आपको अगले क्वेश्चन के बाद इसका आंसर देंगे भाई। ठीक है भाई। भाग बताना है भाई, भाषाओं के लिए कौन सा भाग है भाई। ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां पे है भाई? जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और वरना हम आपको बता देते हैं भाई मुंबई। कहां पर है भाई? मुंबई में क्या है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि सेबी का जो आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? इसका आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से छापेंगे। ऊपर वाले का आंसर बता देते हैं, देख लेते हैं कितनों का सही है भाई। भाग नंबर 17 भाई, भाग नंबर क्या है? 17। भाग नंबर 17 में इंडियन लैंग्वेजेज की बात हुई है भाई। ठीक है भाई। तो भाग नंबर 17 और आर्टिकल ये हैं, 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र हुआ है। ये क्या होता है भाई? अब बताओ भाई सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? ठीक है। इसके बाद एक वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन आ जाता है। वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन ये है कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है? चीन की संसद का क्या नाम है? तो चीन की संसद को हम क्या बोलते हैं भाई? नेशनल पीपुल्स बोलते हैं कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हिंदी के अंदर लिख देते हैं। इंग्लिश के अंदर भी आप अपने आप समझ जाएंगे, यही है पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद का क्या नाम है भाई? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अब आप एक कमेंट सेक्शन में फिर से बताएंगे पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन क्यों बनाए गए? देखिए एक क्वेश्चन आप संविधान से लेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप एक हेडक्वार्टर से लेंगे, तीसरा क्वेश्चन आप एक वर्ल्ड जीके से कि भाई आपका करेंसी कौन सी है भाई? हर देश की अलग अलग करेंसी है भाई। इसके अलावा क्या है भाई? संसद का क्या नाम है? तो भारत में तो क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा, संसद ही बोलते हैं, लेकिन चीन की संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अब बात आती है पाकिस्तान की भाई, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान की भाई। किसकी बताएंगे? पाकिस्तान की आपको बतानी है। ठीक है। सेबी का बता देते हैं, आप लोगों ने छाप दिया होगा, मुंबई है भाई। मुंबई क्या है? हेडक्वार्टर है। आरबीआई का भी मुंबई है और सेबी का भी कहां पर है? मुंबई है भाई। इसके बाद में है राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे भाई? राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? तो बता देते हैं कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाई। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए अगर आप साथ में नोट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम टाइम देंगे आपको, और
इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए आप समझने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। सर्वपल्ली, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि क्या है भाई, पहले चेयरमैन थे भाई, पहले चेयरमैन थे। अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्तमान में राज्यसभा के चेयरमैन कौन है भाई। वेंकैया नायडू होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए भाई 4 भाई। उसके बाद 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है भाई हमारा, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की भाई, और कहां पर की और कब की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की भाई, और कब की और कहां की, तो ये हमें बताना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई भाई। कहां पर हुई, महाराष्ट्र में भाई। कहां पर हुई थी, महाराष्ट्र में। किसने की भाई, ज्योतिबा फुले ने की है भाई। किसने की है भाई, ज्योतिबा फुले ने की है। तो ज्योतिबा फुले ने इसकी क्या की है भाई, स्थापना की है। तो ये 5 क्वेश्चन नेशनल जीके के हैं। जल्दी से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि बताइए कि भाई भाषाओं का जिक्र संविधान की कौन सी अनुसूची में हुआ है, तो 8वीं अनुसूची में हुआ है, जिसके अंदर आर्टिकल कहां से कहां तक है, 343 से लेकर 351 तक है, भाग नंबर 17 में स्थित है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। पाकिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नेशनल असेंबली बोलते हैं पाकिस्तान की संसद को भाई, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी, 1873 में की थी। और कहां पर की थी, तो महाराष्ट्र में इसकी क्या हुई थी भाई, स्थापना हुई थी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम हिंदी के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल हमने भाई इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कल वाली क्लास देखना चाहते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, वहां पर जाके देख सकते हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हमने एक संधि का क्वेश्चन किया था, एक समास का क्वेश्चन किया था, एक शुद्ध का किया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किया था, पर्यायवाची किया था। आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भाई, महेश में कौन सी संधि है। देखिए, हिंदी को कोई नहीं पढ़ता, इंग्लिश को कोई नहीं पढ़ता, लेकिन ये क्लासेस देखने के बाद हिंदी और इंग्लिश को साथ साथ में लेके चलेंगे। साइंस भी इस क्लास के अंदर आपकी होगी, नेशनल जीके होगी। इसके अलावा बचता ही क्या है, एक रीजनिंग बचती है भाई, ठीक है भाई। और सब हम कवर करा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे ज्यादा क्या चाहिए। महेश में कौन सी संधि। सबसे पहली बात तो महेश को क्या लिखते हैं भाई, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस का ईश भाई। महा प्लस का ईश क्या हो जाता है भाई, महेश हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, महा, इसका अगर आप उच्चारण देखें तो लास्ट में क्या आता है, आ आता है, और इसका क्या आता है, ई आता है, आ ई आता है, ठीक है भाई। आ के बाद क्या आया है भाई, ई आया है। तो ये कौन सी संधि है भाई, यहां पर आपको बतानी है। तो कल हमने डिस्कस किया था, एक हमने कहा था दीर्घ संधि भाई। कल हमने आपको बताया, देखिए धीरे धीरे संधि हम कंप्लीट करा देंगे आपको, बल्कि क्वेश्चन के माध्यम से। दीर्घ संधि में क्या कहा था कि जब कभी भी ए, ई और उसके बाद में ऊ के बाद में या तो ए आए या फिर आ आए, तो इसका क्या बन जाता है, आ बन जाता है भाई। ये कौन सी होती है, दीर्घ संधि। इसके बाद ई आए या कैपिटल ई आए तो ई बन जाता है, और ऊ के बाद में या तो ऊ आए या फिर ऊ आ जाता है तो कैपिटल ऊ बन जाता है भाई। तो ये कौन सी संधि थी, दीर्घ संधि, जिसमें ए और आ के बाद ए या आ आए तो आ बन जाता है, यानी कि कैपिटल बन जाते हैं। तो ये संधि कौन सी थी, दीर्घ संधि थी। तो यहां पर देखिए भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। देखिए दीर्घ संधि तो नहीं है, क्योंकि आ के बाद ई आई है। आ के बाद अगर आ आता तो हम कहते थे भाई दीर्घ संधि है, लेकिन आ के बाद ई आई है तो दीर्घ संधि तो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एक संधि होती है भाई हमारी, होती है गुण संधि भाई। गुण संधि बता देते हैं थोड़ा सा समझा के। गुण संधि में क्या होता है कि जब कभी भी ए या आ के पश्चात ई आ जाए या फिर ई आ जाए तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है भाई। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ए या आ के बाद जब कभी भी ऊ आ जाए या फिर ऊ आ जाए तो उसका ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। इसके बाद कभी भी ऋषि आ जाए भाई,
तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब यहां से मैच करके देखिए भाई, ये क्या है, आ हो गया भाई, फिर हो गया ई, ये ई हो गया, तो क्या बन गया, ए, तो महेश, महा प्लस ईश क्या बन गया भाई, महेश। तो महेश में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से बता देते हैं। महेश को लिख सकते हैं महा प्लस ईश, जिसको आ प्लस ई लिख सकते हैं। दीर्घ संधि हमने कल बता दिया कि दीर्घ संधि के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। गुण संधि में ए या आ के पश्चात ई आए तो ए बन जाता है, ऊ आए तो ओ बन जाता है, री आए तो अर बन जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि आ प्लस ई आया है, इसलिए ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। महेश में कौन सी संधि है, गुण संधि। तो इसलिए दीर्घ संधि, गुण संधि, दो संधि हम करा चुके हैं। अगली क्लास में एक क्वेश्चन और लेके आएंगे जो कि यण संधि का होगा, तो कंप्लीट ही हो जाएंगे इस प्रकार अगर हम करेंगे। ठीक है, एक वृद्धि संधि का लेके आएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद भाई, इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराता। ठीक है, और जब एक ही टीचर आपको करा रहा है वो सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद गगनचुंबी में कौन सा समास है, कल हमने आपको कराया था भाई अवयवी भाव समास। गगनचुंबी में समास बताना है भाई, आपको क्या बताना है, समास बताना है। कौन सा समास है, देखिए अवयवी भाव समास क्या होता है कि प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। अवयवी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्विगु में क्या होता है, द्विगु में होता है कोई नंबर होता है भाई। द्विगु समास में कोई नंबर चाहिए हमें। तो इसके अंदर देखिए ना तो प्रथम गगन तो क्या है कि गगन आकाश भाई। ठीक है, इसलिए इसका जो टोटल है, गगन चुंबी को क्या लिख सकते हैं हमें, गगन को चूमने वाला भाई, गगन को चुंबने वाला भाई। ठीक है, यानी कि किसके ऊपर, प्रथम पद प्रदान है या फिर उत्तर पद, तो उत्तर पद है भाई। गगन अकेले गगन का तो कोई मतलब नहीं है। चुंबी मतलब होता है गगन को चूमने वाला। तो इसके अंदर क्या है भाई, उत्तर पद क्या है भाई, प्रदान है। उत्तर पद क्या है, प्रदान है। तो कौन सा समास आ जाएगा भाई इसके अंदर, कौन सा समास आएगा भाई, बताओ भाई, किसी को पता है तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान है तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए दो समास हमने कराए हैं, एक अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास जिसके अंदर प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा कि भाई जिसके अंदर उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, इसलिए को, गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म क्या होता है भाई, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो कर्ता ने कर्म को आ रहा है, गगन को, तो कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष आ जाएगा भाई। ठीक है, तत्पुरुष में बहुत ज्यादा कर्ता ने कर्म को कर्ण से इस तरीके से आते हैं, तो कर्म तत्पुरुष आ जाएगा। केवल आपको बताना है तत्पुरुष भाई। ठीक है भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है पर्यायवाची का, आनंद भाई। क्या है, आनंद। आनंद का पर्यायवाची क्या है, पहला ऑप्शन है प्रमोद, खुशी होती है भाई, तो आनंद भी तो खुशी होती है। उल्लास, उल्लास भी खुशी होती है। प्रसन्नता, प्रसन्नता भी खुशी होती है। उपरोक्त सभी, तो आनंद का क्या हो जाएगा, प्रमोद भी होता है, उल्लास भी होता है, प्रसन्नता भी होती है। तो ये सभी क्या होते हैं, इसके भाई पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद आपको बताना है विलोम शब्द, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है भाई, कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ बड़ा होता है, कनिष्ठ छोटा होता है भाई। ठीक है भाई, आंखें नीली पीली करना, आंखें नीली पीली करना, बिल्कुल आंखें लाल करना, नीली पीली करना, तो क्या होता है, किसी चीज से नाराज हो जाते हैं हम। ठीक है, किसी से अगर हम नाराज हो जाते हैं तो क्या होता है, आंखें नीली पीली करना। तो आंखें नीली पीली करना, आंखें नीली पीली करना क्या होता है भाई, नाराज होना। क्या होता है, नाराज होना, आंखें नीली पीली करना। ठीक है भाई, तो ये 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने बता दिया कि संधि से महेश में कौन सी संधि है, गुण संधि है। दूसरा गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आनंद, प्रमोद, उल्लास, प्रसन्नता है। ज्येष्ठ कनिष्ठ होता है। आंखें नीली पीली करना, नाराज होना होता है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई साइंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 2 क्वेश्चन आपके भाई बायोलॉजी के हैं, एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। तो देख लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है
कि भाई ब्लड, ब्लड यानी कि भाई खून, खून का पीएच मान क्या है, तो क्या हो जाएगा भाई 7.4। कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि भाई जो ब्लड है, ब्लड एसिड है या बेस है, तो हम क्या कहेंगे भाई बेस है। बेस भी क्या है भाई स्लाइटली बेसिक है, क्या है भाई बस थोड़ा सा बेसिक है भाई, तो थोड़ा स्लाइटली बेसिक है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए भाई, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रेटिनोल हो जाएगा। इससे डिजीज यानी कि बीमारियां कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसके जो सोर्स है, विटामिन के स्रोत क्या है भाई, तो स्रोत है भाई आपका वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल है, एग है, मिल्क है, चीज है, कैरेट है, तो ये सब इसके क्या है भाई सोर्स है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद दूध, दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.5 होता है। कितना होता है भाई, 6.5। पेपर में पूछा जाता है दूध एसिड है या बेस है, तो स्लाइटली एसिड है भाई, स्लाइटली क्या है भाई एक प्रकार का एसिड है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो किलो का मतलब, पहले तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है भाई, पावर की यूनिट है या फिर एनर्जी की यूनिट है भाई, पावर की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। देखिए पावर की यूनिट होती है वाट, किलो का मतलब तो 1000 होता है भाई, वाट और इंटू में क्या हो जाएगा समय, वाट इंटू समय क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है वर्क डन होता है, क्योंकि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पावर इंटू टाइम, पावर की यूनिट वाट होती है, टाइम हावर में शो कर रखा है, सेकंड में कर लेंगे तो किसकी 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है भाई, एनर्जी की यूनिट है। और आप लोग जानते होंगे कि आपके जो आजकल डिजिटल मीटर है KWH, KWH का मतलब क्या होता है, एक यूनिट होती है आपके मीटर में, एक यूनिट में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, कितनी एनर्जी यूज की जाती है घर के अंदर, एक यूनिट जब निकलती है। जैसे 200 रीडिंग आती है आपकी, 200 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि भाई जूल बन जाए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 किलोवाट और 10 की पावर 3, किलो का मतलब 1000 हो जाएगा, वाट को जूल पर सेकंड लिखते हैं और आवर को 3600 सेकंड कैलकुलेट करते हैं, तो 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल, एक यूनिट कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल है। पेपर के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयला भाई, कोयले का वो टाइप पूछा गया है, एक कोयला है भाई लिग्नाइट, कौन सा है भाई, लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट के अंदर कार्बन की मात्रा पूछी गई है, किसकी मात्रा पूछी गई है भाई, देखिए नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से मिलेगा आपको ये, कार्बन की मात्रा पूछी गई है। लिग्नाइट में कितनी होती है, 60 से 70% होती है। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 3500 से लेकर 4500 तक होती है। इसके बाद कोयले, 4 प्रकार के कोयले होते हैं, एक होता है पीट भाई, एक होता है लिग्नाइट भाई, एक होता है बिटुमिनस और एक होता है एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया कोयला पूछा जाए एंथ्रासाइट, क्या हो जाएगा एंथ्रासाइट, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला है, ज्यादा रुपए में मिलेगा। उससे कम क्वालिटी का बिटुमिनस मिल जाएगा, उससे कम क्वालिटी का कौन सा हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा, और उससे कम क्वालिटी, पीट एक प्रकार का कोयला नहीं है बल्कि एक ये क्या है, कोयले की बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है वहां से। तो ये क्या है, 4 प्रकार के कोयले हैं, 50 से 60% कार्बन, लिग्नाइट में 60 से 70, बिटुमिनस में 75 से 80, एंथ्रासाइट में 90 से 95। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक टॉपिक हमारा रहता है लास्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश के 5 क्वेश्चन भाई। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन एंटोनियम का था, एक सिनोनियम का था, एक स्पेलिंग एरर था, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, और एक हम यानी कि फिल इन ब्लैंक्स भरते हैं कि भाई इसका एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए सिनोनियम ऑफ द ऑब्स्क्यूर, ऑब्स्क्यूर क्या होता है भाई, ऑब्स्क्यूर होता है भाई कोई बात स्पष्ट ना हो, यानी कि कोई बात कंफ्यूजिंग हो, जैसे कि अस्पष्ट हो, पता ही ना चले कि भाई क्या कहना चाह रहा है, तो अस्पष्ट। ऑब्स्क्यूर का जो वर्ड मीनिंग आपको जरूर याद होनी चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अस्पष्ट। क्या बोलेंगे, अस्पष्ट भाई, कोई बात क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है। देखिए एक्सपोज्ड यानी कि भाई किसी चीज को बिल्कुल एक्सपोज कर देना भाई, क्या दुनिया के सामने एक्सपोज कर देना, तो बिल्कुल यानी कि एक साफ साफ वर्ड हो जाएगा। ऑब्वियस, ऑब्वियस भी क्या होता है, स्पष्ट होता है भाई, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है भाई, साफ साफ शब्दों में। एक्सप्लिसिट भी क्या होता है, स्पष्ट होता है। तो ऑब्स्क्यूर अस्पष्ट, अस्पष्ट का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग यानी कि अस्पष्ट भाई। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आज की क्लास में हमने ये सब पहले इसलिए लिख दिया कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बोलने से इंग्लिश के वर्ड ज्यादा समझ में नहीं आते, दिखेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, ठीक है भाई।
एंटोनियम ऑफ द टू डोंट, डोंट डोंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को धमकाना भाई, किसी को धमकाना। तो धमकाने का जो उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को गले लगाना, टू हर्टन करना भाई, ठीक है, यानी कि प्यार दुलार देना किसी को, तो वो क्या हो जाएगा? उसका एंटोनियम होगा। टू थ्वाट्स भाई, थ्वाट भी डांटने जैसा, ये टू बैफल, कंफ्यूज करना, टू बैफल यानी कि कंफ्यूज होना, ठीक है। टू डेटर, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, आगे टाइम के लिए किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, तो ये नहीं हो सकता। बैफल, कंफ्यूज करना, ये नहीं हो सकता। थ्वॉट मतलब भाई किसी चीज को डांटने से रिलेटेड है, टू थ्वॉट ये भी नहीं हो सकता। तो टू डोंट यानी कि किसी को धमकाना, किसी को धमकाना का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को दुलारना, किसी को प्यार करना, तो दुलारना हो जाएगा भाई, ठीक है, दुलारना यानी कि टू हर्टन, गले लगाना भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। इसके बाद में फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलेज, अब जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, कल वापस जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हम इस कॉलेज के एल्यूमिनाई हैं, हम इस कॉलेज के एल्यूमिनाई हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम यहां पढ़े हैं, आपको एक वर्ड यूज करना है, एल्यूमिनाई, तो समझ जाएंगे भाई कि भाई ये इस कॉलेज में पढ़ा है भाई, एल्यूमिनाई, ठीक है। एल्यूमिनस, एल्यूमिनस क्या हो जाएगा भाई? अगर आप किसी कॉलेज में पढ़े हैं तो उस कॉलेज के आपके क्या हैं? एल्यूमिनाई है, ठीक है। उसके बाद दो आपको फिल इन ब्लैंक्स भरने हैं, और वो आपकी खुद की सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको किसी का वर्ड मीनिंग याद है तो आप वो चीज अच्छे से भर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया है, द हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑर्डर्स पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट जज क्या कर सकता है? जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किया उसको या तो मॉडिफाई कर सकता है या उसको रद्द कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है। कहने का मतलब है, अब ऑप्शन के हिसाब, रेंटेड, किराए पे दे दिया भाई, भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है, आदेश है, क्या उसको किराए पे दे दिया? तो ये नहीं हो सकता, आपको तो ऑप्शन कट करने हैं। किल्ड, ऑर्डर को किल कर दिया, मार दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। स्क्वैश्ड, स्क्वैश्ड का मतलब होता है किसी चीज को कुचलना, क्या होता है? कुचलना, तो ऑर्डर को कुचलता थोड़ी है। और क्वेश्ड, क्वेश्ड का मतलब होता है खारिज करना, क्या होता है? खारिज करना। तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो ऑर्डर्स को खारिज किसने किया? हाई कोर्ट ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्ड हो जाएगा। उसके बाद द मैनेजर वाज फिल इन द ब्लैंक्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। मैनेजर को क्या किया गया? उसकी भाई एक्सप्लेनेशन मांगी गई, किसके? उसके बिहेवियर के ऊपर। किसी के साथ भाई कोई गलत व्यवहार किया होगा तो उसको कंडक्ट के लिए एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो वो एक्सप्लेनेशन कैसे मिलेगी? क्या उसको, देखिए कॉल्ड अप, कॉल्ड अप भाई किसी को कॉल करके बुलाना, ये हो जाता है कॉल अप, बुलाना। कॉल ऑफ, कॉल अप का तो मतलब हो जाएगा, कॉल ऑफ का तो हो जाएगा किसी को बुलाना भाई। क्या उसको बुलाया गया भाई? चलो भाई, बुलाया गया तो एक्सप्लेनेशन के लिए। कैसे बुलाया गया? तो चल देखते हैं। कॉल्ड ऑफ, किसी चीज को समाप्त करना, जैसे कोई प्रोटेस्ट चल लिया, कॉल ऑफ हो गया भाई, यानी कि किसी चीज को भाई समाप्त कर दिया, यानी कि कोई भी एजिटेशन चल रहा था उसको भाई कॉल अप ले लिया, वापिस ले लिया, वापिस लेना भाई। तो एक्सप्लेनेशन को वापिस थोड़ी लिया यहाँ पे। कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैनेजर वाज कॉल्ड फॉर एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हिज कंडक्ट, अपने बिहेवियर के लिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैनेजर को बुलाया गया, कॉल्ड फॉर आ जाएगा, ठीक है भाई। और कॉल्ड टू नहीं आ सकता, 2n नहीं आएगा, 4n आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश के आपके वर्ड थे। ऑब्सक्योर क्या होता है? स्पष्ट होता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है? स्पष्ट होता है। ओबियस स्पष्ट होता है। एक्सपोज्ड भी ही स्पष्ट जैसा है, लेकिन कंफ्यूजिंग क्या हो जाएगा? गलत वर्ड हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास थी। उम्मीद है क्लास बहुत पसंद आई होगी। आज 26 तारीख को ये क्लास अपलोड हुई है 9 बजे, या फिर थोड़ी सी लेट हुई होगी, ठीक है। तो कल भी 27 को भी सुबह 9 बजे अपनी क्लास होगी भाई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें भाई, और वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ग्रुप के अंदर वीडियो को फैलाएं, ताकि आपकी तैयारी लगातार कंटिन्यू चलती रहे और आप सभी इसी तरह 5 सब्जेक्ट का एक साथ में आनंद लेते रहें। बहुत जल्द रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड भी आपकी क्लासेज को लाने का बहुत जल्दी प्रयास है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। केवल क्या है कि नोट्स का थोड़ा सा प्राइस है। अगर लेना चाहते हैं इन सब के नोट्स, इतना लंबा नहीं चलना चाहते, साथ साथ में नोट करेंगे या फिर अपने देखते रहेंगे भाई क्लास, ठीक है भाई समझ में आ गया, और नोट्स लेना चाहते हैं तो एक नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। केवल 79 रुपीज़ में 2 या 2.5 महीने के लिए आपको क्या है, PDF आपको हर वीक मिलेगी भाई, ठीक है भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।